गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में बताया गया कि इसकी जो खोज की थी कोलंबस ने की थी और इसी को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है कि जहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेजी के अलावा जैसे फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन, ये सब जो भाषाएं बोली जाती है तो इन्हीं सभी सम्मिलित भाषाओं को सामूहिक रूप से नाम दिया जाता है, लैटिन भाषा कहा जाता है। और जिन जिन देशों में बोली जाती है भाषा उसी को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना गया था ये। तो इसमें अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ये पार्ट और जो मध्य अमेरिका इसके उत्तर वाला जो पोर्शन है वो आपका लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आपका ये शामिल किया जाता है। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताया गया था, ये आपका विश्व का चौथा सबसे बड़ा यानी महाद्वीप के बारे में बताया गया था और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में संज्ञा दी गई थी इसको। ठीक, आज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख है पर्वत और पठार। ठीक ना, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के प्रमुख है पर्वत, पठार, मरुस्थल व घास के मैदान। इतने चार चीजें यानी प्राकृतिक चीजों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ के पर्वतों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से पर्वत यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ के पठारी क्षेत्र के बारे में पूरा पढ़ा जाएगा कि पठारों से पूरा ये भरा हुआ है ये महाद्वीप। फिर यहाँ के जो मरुस्थल हैं उन मरुस्थल से रिलेटेड, और चौथा जो है यहाँ के जो पाई जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदान। तो चार यानी प्राकृतिक तत्वों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग पर्वत की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख पर्वत पाया जाता है वो है एंडीज पर्वत है। कौन सा है? एंडीज पर्वत। क्वेश्चन आता है कि एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है या वलित मोरदार पर्वत है ना? तो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो उत्तर क्या होगा? ये नवीन वलित मोरदार पर्वत है ये, है ना। किस प्रकार का है ये? नवीन है और वलित पर्वत है ये, नवीन और वलित पर्वत के रूप में है ये। उत्तर से दक्षिण दिशा में है ना। इसकी जो डायरेक्शन देखें हम लोग, डायरेक्शन तो कुछ भूगोलवेता थे ऐसे जो कि पर्वतों की दिशाओं के बारे में बात करते हैं। उन्हीं में से एक है आपके वेगनर महोदय, है ना। तो वेगनर महोदय बताते हैं पर्वतों की दिशा के बारे में बताते हैं। उन्होंने दिशाओं से रिलेटेड बात किया था कि कुछ पर्वत है जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हैं और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। टेलर महोदय उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है अपने महाद्वीपीय विस्थापन जो परिकल्पना है उसमें इसे बात कही है ये। ठीक, तो डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन कैसा है? ये नॉर्थ टू साउथ है ये। कैसा है? नॉर्थ टू साउथ के रूप में है ये। और लंबाई की बात करें, लेंथ काफी ज्यादा है, लगभग 7200 किलोमीटर। कितना है ये? 7200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये पूरा का पूरा ये पर्वत आपका ये विस्तृत आपका है। ठीक, देश की बात करें उत्तर में हम लोग, तो उत्तर में देखिए आपका कोलंबिया और वेनेजुएला जो पार्ट आता है ये, नॉर्थ में आपका है कोलंबिया और वेनेजुएला, यानी यहाँ पे आपका है कोलंबिया और इस जगह पे पड़ेगा आपका ये वेनेजुएला। तो कोलंबिया और वेनेजुएला से लेकर के साउथ बिल्कुल चिली तक यानी ये पार्टी आपका ये विस्तृत है ये, है ना। फिर
इसके बाद आपका इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, है ना, इन सभी देशों में आपका ये पर्वतीय विस्तृत है ये, ठीक। और पेरू के साथ साथ यहाँ पे आपका जो कोलंबिया है, उन देशों में भी आपका ये विस्तार यानी ये पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज पे वो पर्वत है जो विश्व की सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी बताएंगे, 7200 किलोमीटर। किन किन देशों में विस्तृत है, तो उत्तर में देखें हम लोग, तो उत्तर में देखिए आपका क्या मिला, कोलंबिया, उत्तर में कोलंबिया। अब कोलंबिया के साथ साथ दूसरा आपका क्या आ जाएगा, वेनेजुएला। कोलंबिया के साथ साथ दूसरा क्या आ जाएगा, वेनेजुएला। कोलंबिया के बाद साउथ की तरफ चलते हैं हम लोग, तो साउथ में आपका आ जाएगा इक्वाडोर आ जाएगा, इक्वाडोर। और इक्वाडोर से फिर और साउथ की तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा आपका, पेरू। और पेरू के राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा पेरू के दाहिनी ओर, है ना, देखिएगा तो वहां पे आपको एक देश मिलता है बोल्विया, है ना, पेरू के दाहिनी ओर है। दूसरा क्या है, बोल्विया आपका मिलेगा। बोल्विया। और पेरू से फिर और साउथ की तरफ चले हम लोग, तो वहां पे आपको चिली और उसके साथ साथ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो अगर इस तरह से आ जाए कितने देशों में इसका विस्तार है, तो उत्तर क्या बताएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ये, 2 4 6 और एक आपका 7, 7 देशों में पूरा का पूरा ये विस्तृत है आपका ये, ठीक ना। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग एक मैप पे अगर शो करना चाहें, ये बिल्कुल इस तरह से आपका ये विस्तृत बताया जाता है। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पूरा का पूरा ये विस्तृत है ये। कुल कितने देश हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 देशों में ये आपका ये फैला हुआ है ये। फिर बात आती है कि उत्पत्ति कैसे हुई है ना, ओरिजिन की बात करें हम लोग। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति से रिलेटेड इसमें कई सिद्धांत हैं आपके ये, है ना। उत्पत्ति की बात करें तो इसमें क्या है, कई सिद्धांत आपके हैं। इन्हीं में से एक सिद्धांत है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा है, प्लेट है विवर्तनिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत देखिए क्या बताता है कि इस पर्वत की उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने से हुई है ना। 2 प्लेट थे और उन दोनों प्लेटों का क्या हुआ है, अभिसरण हुआ है। क्या हुआ है, कन्वर्जेंट हुए हैं वो, और उन्हीं कन्वर्जेंट होने की वजह से इसकी यानी उत्पत्ति की बातें करते हैं। अब कौन कौन सी 2 प्लेटें थी, तो एक तो आपकी यहाँ की देखा जाए तो एक प्लेट आपकी है महाद्वीपीय प्लेट, जिसका नाम है दक्षिण अमेरिकी प्लेट है वो, है ना। एक है आपका ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जिसे यानी महाद्वीपीय प्लेट भी कहते हैं। तो एक प्लेट आपकी ये है इस तरह से, साउथ अमेरिकी प्लेट थी वो। और दूसरी जो प्लेट थी कोकोस प्लेट है। कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, तो उत्तर क्या आपका, कोकोस। कोकोस के बारे में हम लोग एक द्वीप के बारे में भी बात कहे थे कि कोकोस आपका द्वीप है, और कोकोस द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा आपका, प्रशांत महासागर में आपका ये स्थित है वो। फिर बात आती है कोकोस द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो उत्तर क्या होगा, कोस्टा रिका का अधिकार था वो।
किसका अधिकार था? कोस्टारिका का अधिकार है। ठीक, तो दूसरा आपका कोकोस द्वीप। कोकोस नाम का क्या और भी कोई है देश? कोकोस नाम का कोई और भी इस तरह से द्वीपीय देश मिलता है आपको? आगे भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो पूरब की तरफ है ना, पूर्वोत्तर की तरफ, तो वहाँ पे कोकोस आपका द्वीप एक और मिलता है वो। तो एक कोकोस, 3 तरह के आपके कोकोस मिले यहाँ से आपको। ये एक कोकोस प्लेट है, दूसरा एक आपका कोकोस द्वीप यहाँ मिलेगा जो कि कोस्टारिका का अधिकार है, और कोकोस एक देश और मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, प्रशांत महासागर में वो भी स्थित है ये। तो कोकोस नाम की 3 चीज़ें आपको मिल गई है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इन तीनों में से? तो उत्तर क्या होगा? प्लेट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। ठीक ना, क्या है आपका? प्लेट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस तरह से 2 प्लेटें थी। अब दोनों प्लेटें कर क्या रही थी कि सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में क्या, आमने सामने की ओर अभिसरित हो रही थी। क्या हो रही थी? अभिसरित। अभिसरित मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट होना, है ना। डाइवर्जेंट मतलब अपोजिट साइड में दूर जाना, अलग होना, और कन्वर्जेंट मतलब अभिसरण होना, यानी मिलना होता है ये। तो ये दोनों प्लेटें कर क्या रही थी? एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल अभिसरित हो रही थी। और जब इस तरह से अभिसरण हो रही थी तो इनमें से एक प्लेट थी जो कि यानी इसका घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा था वो, है ना। एक प्लेट है जिसका घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा था। फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सी प्लेट है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर क्या होगा आपका? कोकोस का जो घनत्व था सबसे ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? हाँ, बेसाल्ट, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। और इस वजह से इसका घनत्व क्या है? ये ज्यादा है ये। ठीक, अब जब दोनों टकरा रही हैं तो जो कोकोस प्लेट होगी, एक प्लेट है नीचे की तरफ जाएगी और एक प्लेट है जो कि ऊपर की ओर आती है। जैसे देखिए, 2 कोई पदार्थ हैं, आपस में अगर वो टकराते हैं, एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा घनत्व की और एक है जो कि कम घनत्व की है, तो परिणाम क्या होता है? जो कम घनत्व की होती है उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है? टकराने पर बढ़ जाता है। और जो कम घनत्व और जो अधिक घनत्व की होती है, ठीक ना, उसका वेग क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक लोहे की बॉल है वो और एक प्लास्टिक की बॉल है वो, दोनों आपस में टकराने के बाद देखिए परिणाम क्या होगा कि जो लोहे की होगी बॉल वो वहीं पर स्थिर हो जाएगी, और लेकिन जो प्लास्टिक की बॉल हल्की होगी वो टकरा करके क्या होगा? ऊपर की ओर चली जाती है। या इस तरह से अगर 2 ट्रेनों की बात करें, एक ही रूट पे अगर आ रही हैं, तो एक प्लेट एक ऐसी ट्रेन होगी जिसमें यानी काफ़ी लोडेड होंगे, माल काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसमें खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा होंगे। एक होती जो पैसेंजर ट्रेन होती जो हल्की होती है वो, ठीक। और इस तरह से जब दोनों आपस में टकराती हैं तो जो मालगाड़ी वाली जो होती है वो हमेशा नीचे की ओर, और पैसेंजर ट्रेन क्या होगी? वो ऊपर की ओर आती है ये, ठीक। तो ये सिद्धांत यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे फॉलो कर देंगे कि जो कोकोस प्लेट थी वो नीचे की ओर चली गई, और जो साउथ अमेरिकी जो हल्की प्लेट थी वो क्या होगा? उसके ऊपर की ओर ओवरलैपिंग हो गई है। तो अगला जो इस तरह से बना कि जो कोकोस प्लेट था ऐसे, ये ऐसे चला गया, और दूसरा आपका जो साउथ अमेरिकी वाली जो प्लेट थी वो तो इस तरह से हैरी हेस, है ना, हैरी हेस जो कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से संबंधित, वो क्या बताते हैं कि जब एक महाद्वीपीय प्लेट हो और जब एक महासागरीय प्लेट होती है, और जब दोनों आपस में टकराती हैं तो क्या क्या घटनाएं वहां पर घटित होती है वो, है ना। 2 प्लेटें हो, एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक है महासागरीय प्लेट है, और जब दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या क्या कंडीशन वहां पर उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो पहली चीज बताते हैं
कि वलित मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत का उत्पत्ति होता है। दूसरी चीज बताते हैं कि कम गहरे गर्तों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण हो रहा, ज्यादा अधिक गहरे गर्त ना बन करके, बल्कि कैसे बनेंगे, कम गहरे, है नहीं, जैसे पेरू गर्त क्वेश्चन आता है ये, है ना। तो यहाँ पे जो पेरू गर्त का निर्माण हुआ वो इसी का परिणाम होता है ये। कम गहरे गर्त का निर्माण होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि जो भारी प्लेट होगी वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाती है। वो ये क्या होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाती है। और जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी तो धरातल के नीचे जब यानी कोई प्लेट नीचे की ओर जाएगी तो 32 मीटर की गहराई पर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। और इस वजह से जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी तो ये क्या होगा, प्लेट गलित होगी, है ना, प्लेट गलित होगी। और जब प्लेट गलित होगी तो यहां से क्या होगा, एक्सेस लावा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण होगा। और वही मैग्मा क्या होगा, प्रेशर डालेगा। वो क्या करता है, वो प्रेशर डालेगा और प्रेशर डाल करके उसको कंपन करने का प्रयास करता है उसको, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, भूकंप जैसी घटनाएं भी घटित होगी, है ना। क्या होगा, भूकंप जैसी घटनाएं भी घटित होगी। तो देखिए क्या क्या हुआ, वलित मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो रही है, कम गहरे गर्त का निर्माण हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या है, अर्थक्वेक यानी भूकंप यानी भी आने की संभावना यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, अगर प्लेट काफी ज्यादा मजबूत है, क्रस्ट इसको तोड़ नहीं पा रहा है वो, तो वहां पे भूकंप आ रहा है। लेकिन अगर वही क्रस्ट आपका क्या है, कमजोर है, जहां पे वीक है, तो वहां पर क्या घटनाएं होगी, आपकी ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। वहां पे क्या होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंडीज पर्वत पे निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन कौन से यानी जो क्रियाकलाप है देखने को मिलते हैं, तो क्या उत्तर होगा, ये चारों के चारों क्रियाकलाप यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके, ये है ना। यहाँ पे ये चारों की चारों परिस्थितियां दिखाई। वलित की बात करें तो एंडीज मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो रही है। गर्त की बात करें तो पेरू गर्त का जो निर्माण हुआ है वो इसी का परिणाम है। भूकंप की बात करें तो भूकंप यहाँ पे क्या है, ये भूकंप यानी एरिया से बिल्कुल एक ग्रसित एरिया, यानी भूकंप यहाँ पे आना स्वाभाविक है वो, ठीक। और उसके बाद करें ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी भी यहाँ पर ये आता है। फिर बात आती है, देखिए भूकंप और ज्वालामुखी में से अगर किसी भी स्थान पर ज्वालामुखी की घटनाएं अगर घट रही है तो भूकंप आने की संभावना कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दोनों में क्या होता है, एक अपोजिट लिंक देखने को मिलता है। ये होता क्या है, जब नीचे के धरातल का जब प्रेशर है, जब वो निकल जा रहा है वो, है ना, तो कंपन नहीं करेगा, और जब नहीं निकल पा रहा है तब क्या होगा, वो कंपन करेगा। और किस अवस्था में कंपन करेगा, जैसे यहाँ पे जो क्रेटर झीलें पाई जा रही हैं तो उनका जो कल्डेरा होता है मुख, जब वो बंद हो जाता है और जब नहीं निकल पा रहा है तो वहां पर स्थिति में क्या होगा, कंपन भी करेंगे, ऐसी बात है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी की घटना ज्यादा हो रही है तो भूकंप उसकी अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो पाती है। ये है वो उस परिस्थिति में आती है जब कल्डेरा का मुंह क्या हो जाता है, ढक जाता है, तभी वहां पे अर्थक्वेक यानी ये आती है। तो ये चार यानी घटनाएं मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये यानी इसकी मुख्य रूप से विशेषताएं हो गई, क्या क्या चीज हो रही है। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पे हैरी हैस ने इसका पूरा का पूरा ये इसका व्याख्या भी किया है। फिगर इस वैसे बना लीजिएगा इसको। यहीं पे देखें तो एक है आपका कोटापैक्सी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटलस में देखिएगा आप लोग, कोटापैक्सी। मिल गया होगा कोटापैक्सी।
पूछा जाता है कोटापैक्सी है क्या चीज, तो क्या बताएंगे आप लोग? ज्वालामुखी पर्वत है ये। कैसा आपका ये? ज्वालामुखी है ये। फिर बात आती है किस देश में इसका लोकेशन है ना? किस देश में है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? इक्वाडोर में है ये। कहां पे है ये? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कोटापैक्सी। इक्वाडोर में है, उसका नाम क्या है? कोटापैक्सी। देखिए रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ना उस पे, ठीक। कोटापैक्सी, ठीक। फिर बात आती है कैसा ये ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी? इस पे भी आया हुआ क्वेश्चन, तो उत्तर क्या बताएंगे? ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है ये? सक्रिय। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है वो क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पे यानी जो मेन क्वेश्चन आता है इसी पर आता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो उत्तर क्या बताएंगे? यही आपका है कोटापैक्सी, है ना। लोकेशन की बात करें आप तो इक्वाडोर देखिए आपको नजर आ रहा होगा, जहां पे इक्वेटर लाइन गुजर रही है, और उसी इक्वेटर लाइन के ठीक है साउथ में आपका ये पर्वत पाया जाता है ये, है ना। इस तरह से देखें यहां से तो इक्वेटर लाइन ऐसे आपका ये गुजर रही है ऐसे ये, और इसी इक्वेटर लाइन के ठीक नीचे आपका साउथ में आपका ये ऐसे नजर आएगा ये। ठीक, तो कोटापैक्सी। ठीक, कोटापैक्सी के पास में ही एक ज्वालामुखी पर्वत और दिखाई देता है, चिम्बारेजो। ठीक ना, क्या मिलता है? चिम्बारेजो। मिल गया कि नहीं आपको? हाँ, देखिएगा वहीं पे कि जहां पे कोटापैक्सी है थोड़ा सा और उसी के साउथ में जाएंगे हल्का सा हम लोग, तो चिम्बारेजो उसी के साउथ में है चिम्बारेजो। चिम्बारेजो ज्वालामुखी। फिर बात आती है कि चिम्बारेजो किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है ना। इसमें भी आती है कि सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है कि सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। तो चिम्बारेजो किस प्रकार का ज्वालामुखी आपका बताएंगे इसको? तो ये आपका मृत ज्वालामुखी है ये। चिम्बारेजो कैसा है? मृत। यानी अब यहां पर जो मैग्मा है वो क्या है? बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे है, तो वहां पर आपका ये ज्वालामुखी का उद्गार अब नहीं होगा। ये कैसा होगा आपका? ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर बात आती है कि सर याद नहीं होता है, कैसे इसको याद करेंगे, है ना। तो याद करने का ट्रिक भी इसका आसानी से बढ़िया से याद भी हो जाता है कि इसी इक्वाडोर पर्वत पे देखें तो एक है जो कि झील है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। तो उत्तर क्या होगा? टीटीकाका। मिल गया होगा देखिएगा, ठीक। इसी के साउथ में आएंगे तो टीटीकाका आपको झील मिल जाएगा। और टीटीकाका झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या होगा? पर्यटक के लिए है आपका ये, है ना। जो युगल होते हैं जोड़े, वो सब लोग जाते हैं वहां पर, हाँ, हनीमून के लिए इसे, है ना, हनीमून लेक के लिए जाना जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, अपना एक ख्वाब भी बना लेते हैं कि ठीक है नौकरी चाकरी लगेंगे तो जरूर वहां पर यानी हम लोग जाएंगे उस टीटीकाका लेक झील के ऊपर। और फिर वहां पे एक लोग क्या करते हैं कि कोट पहन लेते हैं और एक लोग क्या पहन लेते हैं? मैक्सी पहन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोटापैक्सी, है ना। और फिर क्या करते हैं? अपना एंजॉय करते हैं। तो चिम्बा
रेजो, रोज क्या करते हैं, एक दूसरे को किस करना, यानी चिंबा रेजो। एक तरह से आपको ये याद भी हो जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि याद करने का तरीका होता है, जो कि अपने व्यवहारिक जीवन से हम लोग उसको जोड़ लेते हैं सारी चीजों को, ठीक है ना। तो इस तरह से एक शादी विवाह से रिलेटेड आप ऐसे करके इसको आप आसानी से जोड़ भी सकते हैं और आपको याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं आपको ये, ठीक है। तो कोटापैक्सी कैसा होगा आपका, सक्रिय ज्वालामुखी, और चिंबा रेजो कैसा होगा, मृत ज्वालामुखी होगा, और टिटिकाका का आपका यहाँ पे एक झील भी दिखाई देगा आपका ये, ठीक। तो यहाँ तक ये बात है क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद और देखें हम लोग, तो पेरू के पास आए हम लोग, जहाँ पे पेरू है आपका, इसके साउथ में थोड़ा सा पेरू। तो पेरू में आपका एक मिष्टी ज्वालामुखी की चोटी मिल रही होगी पेरू में, देखिए नजर आ रहा है कहीं, पेरू इक्वाडोर के ठीक और साउथ की तरफ आते हैं हम लोग, जहां पे पेरू है आपका ये मिष्टी, ये मिल गया है, देखिए है ना मिष्टी, जहां पे ये मोड़ है ऐसे इसी जगह पर है मिष्टी ज्वालामुखी है। मिष्टी ज्वालामुखी। फिर बात आती है मिष्टी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है ये, सक्रिय ज्वालामुखी। तो उसी के पास देखिए आपको झील भी नजर आ रहा होगा, मिष्टी के पास ही क्या है, टिटिकाका, हाँ टिटिकाका, हाँ जहाँ पे मिष्टी झील है उसी के पास में देखिएगा तो आपको वो झील भी नजर आ रहा है, मिष्टी झील, सॉरी मिष्टी ज्वालामुखी, ये टिटिकाका। तो जब देखें युगल जा रहे हैं वहां पे हनीमून के लिए, नया जोड़ा है, और जब नया जोड़ा है तो क्या होता है, मिष्टी मिष्टी बातें होती हैं, मीठी मीठी बातें होना होती है, जाहिर सी बात है कि तुम मेरे लिए ये हो वो हो, तारे तोड़ करके ला दो, खूब मीठी मीठी एक तरह से बातें होती है सारी चीजें, है ना। तो मिष्टी ज्वालामुखी आपकी हो जाएगी, उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो टिटिकाका झील हो गया, दूसरा आपका मिष्टी हो गया, फिर चिंबा रेजो हो गया, और फिर आपका कोटापैक्सी हो गया। ये चारों चीज यहाँ पे आपका क्लियर हो जा रही है। फिर एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इक्वेटर जो लाइन है, इक्वेटर लाइन के पास में ही एक आपका है राजधानी स्थित है, वो है ना, और इक्वाडोर की जो राजधानी है वही आपकी स्थित है, उत्तर क्या होगा, क्यूटो, है ना। तो इसी के पास में ही देखिएगा जहां पे कोटापैक्सी था उसी के पास में मिल जाएगा आपको क्यूटो। क्यूटो, एक क्यूटो और एक क्यूटो है, दो है हाँ, है ना। तो एक देखिए क्यूटो, क्यूटो क्या है, राजधानी है ये, और एक क्योटो है ना, यो की मात्रा है ना, तो वो आपका क्या है, जापान का है वो। तो जापान का एक शहर है जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की घटना हुई थी, वो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हैं, राजधानी भी जितनी महत्वपूर्ण है और उतना ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल भी आपका महत्वपूर्ण आता है। तो क्वेश्चन आता है आपका ये कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो उत्तर क्या होगा आपका 1997, 1997 को हुआ था ये। क्यों प्रसिद्ध है ये, क्यों प्रसिद्ध है ये, ग्रीन हाउस है ना, ये सॉरी कार्बन से रिलेटेड है ना, है ना, कार्बन से रिलेटेड आई थी कि कैसे हम लोग कार्बन को यानी कम करें हम लोग, हाँ, जो कार्बन का इतना ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ठीक, तो कार्बन को उत्सर्जन यानी कैसे हम लोग
कमी लाएंगे। तो उसी के संदर्भ में क्या हो रहा है आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है। और उसी समय के आसपास की बात है, सलमान खान की एक मूवी भी आ गई थी, हम साथ साथ हैं क्या, वही थी ना। और उसी समय है काले हिरण की घटना भी आई थी 96 के आसपास। देख रहे हैं कैसे घटनाएं सब आपस में एक दूसरे से लिंक हो रही है सब चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें देखिए, हर चीज़ को कैसे हम लोग लिंक करके जोड़ लें, है ना। तो उसी समय काले हिरण की घटना आई थी। और काला हिरण कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है ये। और उसी राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है, ठीक है ना, बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं ये। उन्हीं का जो सबसे बड़ा योगदान है बिश्नोई समाज का ही, कि चिपको आंदोलन का जो अग्रसर हैं ये सब लोग, है ना। बिश्नोई समाज इतने ज़्यादा प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति के प्रति इतना ज़्यादा उनका यानी अपार स्नेह प्रेम है पेड़ों के प्रति, है ना। वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है जो कि खिजड़ी पेड़ है, खेजड़ी पेड़, ठीक। तो खेजड़ी पेड़ का एक ऐसी विशेषता है, खेजड़ी क्वेश्चन आ चुका है खेजड़ी के बारे में कि खेजड़ी पेड़ कहाँ पे पाया जाता है। तो खेजड़ी पेड़ कहाँ पे है आपका, ये राजस्थान में है ये, है ना, हाँ राजकीय, है ना। तो इस पेड़ की विशेषता क्या है कि एक ऐसा पेड़ है कि पूरे वर्ष हरा भरा रहता है ये, है ना। पूरे वर्ष क्या होगा, ये हरा भरा रहता है। अब चूंकि पानी की भी समस्या, उसके बावजूद भी खेजड़ी क्या है, वहां पे हरा भरा रहना, ये सारा चीज, है ना। तो वहां के प्रकृति के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण। और इसकी जो तुलना करते हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जैसे तुलसी को हम लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार वो लोग क्या करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की यानी पूजा करते हैं, यानी एक पवित्र वर्षिप के रूप में इसको यानी कर रहे हैं। जैसे अगर एक सामने है आपका कोई तुलसी के पेड़ को अगर कोई तोड़ दे, तो शायद अगर आप देख रहे हो तो देखते देखते तो मना करेंगे जरूर आप, है ना, कि इसको मत तोड़िए, आप पत्तियां भले तोड़ लीजिए लेकिन पेड़ को नष्ट मत करिए, है ना। इस तरह से एक वर्षिप यानी एक आस्था है। वही सेम कंडीशन इनके साथ यानी खेजड़ी के साथ भी है। ये बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी के आसपास एक राजा थे और उन्होंने भेजा अपने सैनिकों को उस वृक्ष को कटवाने के लिए। एक लेडीज थी और वो लेडीज क्या की कि उस पेड़ के साथ चिपक गई वो, और अंत में सैनिकों उनको हटाने का प्रयास किए, नहीं हटे, और उसी जो कुल्हाड़ी थे, कुल्हाड़ी से उस लेडीज को सर कलम कर दिया गया। और जब यहाँ तक हुआ तो उनकी 3 बेटियां आई और वो भी उसको बचाते हुए क्या हुआ, अपनी आत्मा आहुति दे दी पूरा वो, ठीक है ना। और यहीं से क्या हुआ कि एक मूवमेंट चला गया, यानी इनके प्रति खिजनोई जो बिश्नोई जो समाज था कि पर्यावरण के प्रति आस्था। बताया जाता है कि वो जो वृक्ष होते हैं कि इन सब के जो गुरु थे, है ना, वो गुरु की एक निशानी थी ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसी का परिणाम है जो कि आगे चल करके उत्तराखंड में जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था वो, है ना, वो इसी का परिणाम था कि लोग यानी इस तरह से प्रकृति के यानी प्रति प्रेम यानी उभरता चले। तो वहाँ पे जो काले हिरण की बात आ रही है, तो काले हिरण की बात बताते हैं जो बिश्नोई समाज की महिलाएं होती हैं वो, ठीक। तो काले हिरण का रक्षक इस प्रकार करती है पालन पोषण, जैसे अपने बेटे को यानी पालती है। बताया जाता है कि अगर कोई काले हिरण की माँ है वो मर जाती है तो उसको यानी बिल्कुल उस तरह से अपना दूध पिलाती जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाती है ये। तो ये देखिए अपार श्रद्धा, ये सब क्या है, ये कहाँ पे आपको दिखाई देता है, बिश्नोई समाज में दिखाई। और पूरा बिश्नोई समाज है आज वर्तमान में सलमान खान के पीछे हाथ धो करके पड़ गया है। तो क्या लगता है ये बच जाएंगे, है ना। इस कंडीशन में पर्यावरण के प्रति जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है पूरा विश्व व्यापक पे, तो इनको बचना तो यानी इम्पॉसिबल है ये, है ना, इनको बचना इम्पॉसिबल है ये, ठीक। क्योंकि अब देखिए जब आप ही लोग इस तरह से देख रहे हैं कि कोई समाज है कि प्रकृति के प्रति इतना यानी उसकी अपार श्रद्धा है वो, तो आपका देखिए क्या है उस व्यक्ति के प्रति क्या सोच हो सकती है वो, तो एक सहानुभूति तो होगी, है ना, कि अगर वो आंदोलन छेड़ रहे हैं तो अच्छी बात है वो, है ना, कि कोई व्यक्ति अगर शौकिया बस अगर जा करके और उसका शिकार करे ये, शायद वो क्या एक्सीडेंट हुआ था क्या, है शूट किया गया है, तो शौकिया बस इस तरह से अगर शिकार करे तो क्या वो समाज में क्या रहने लायक है,
डिसीजन आपके ऊपर है। अब कोई उसका संरक्षक है तो उसके प्रति आपकी सोचें क्या होगी। तो अगर समाज अगर ये कहता है कि सलमान खान को सजा होनी चाहिए, तो जो एक शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहेगा बिल्कुल सही है, उसको होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रकार वैसा दुस्साहस ना कर सके। ठीक है ना। तो वर्तमान में बिश्नोई समाज काफी ज्यादा उग्र पर है और चल भी रहा है, न्यूज का एक विषय भी बना हुआ है। और यही कारण है कि खेजड़ी वृक्ष भी आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, और ऐसे काला हिरन है, ये भी यानी एक बना हुआ मुद्दा। काले हिरन की बात बताते हैं कि वहां जो बिश्नोई समाज के गुरु थे, तो उनके जब गुरु मर गए तो पता चलता है कि उनके जो गुरु थे वो दूसरा रूप अवतार यानी काले हिरन के रूप में लिए हैं वो। इसी वजह से उनके प्रति उनके वो आस्था है, ये सारा चीज है ना। तो करंट में है, इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आया तो इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड और हर घटनाओं को हम लोगों को बस एक चीज पे ज्योग्राफी को पढ़ना है कि सारी घटनाओं को पर्यावरण के मुद्दों से जोड़ते हुए यानी पढ़ना है। यही कारण है कि ज्योग्राफी वर्तमान में एक व्यापक यानी रूप अपना लेता चला जा रहा है। कोई भी, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक, या यूपीपी हो, हर जगह पे देखिए ज्योग्राफी का रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार देखें कि एक आपकी राजधानी मिल गई क्यूटो। ठीक, तो इक्वाडोर क्यूटो है ना। तो इक्वाडोर इक्वेटर लाइन से, तो पूछा जाता है कौन सी जो राजधानी है जो इक्वाडोर के बिल्कुल निकट है, तो उत्तर क्या होगा, इक्वेटर के निकट है, तो उत्तर क्या होगा आपका क्यूटो है ना। किस ज्वालामुखी के पास है, तो उत्तर क्या होगा, कोटापैक्सी के पास है ये। तो यहां से देखिए क्या क्या चीज हम लोगों ने सीखा। टीटीकाका के बारे में सीख लिया, मिष्टी है इसके बारे में सीख लिया, फिर चिम्बारेजो है ये क्लियर हो गया, कोटापैक्सी है ये क्लियर हो गया, और उसके बाद आपका क्योटो हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसके साउथ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो साउथ की तरफ आते हैं हम लोग, तो वहीं पे मिलेगा आपका अर्जेंटीना में एक ज्वालामुखी पर्वत फिर आपको मिलता है, उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। देखिएगा, ओजोस डेल सलाडो। साउथ की तरफ आइएगा, मिला कि नहीं, जहां पे मकर रेखा देखी जा रही है, मकर रेखा के ठीक यानी साउथ की तरफ आते हैं हम लोग, जहां पे चिली गर्त है ना। चिली गर्त के ठीक यानी पूरब में आपका चिली गर्त मिल रहा होगा कि उत्तर में पेरू गर्त और साउथ में क्या है आपका चिली गर्त। ठीक, तो वहीं पे आपका जो मकर रेखा गुजर रही है, ऐसे मकर रेखा, और मकर रेखा के ठीक यानी साउथ में आपका मिल जाएगा ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। अब चूंकि देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, तो जिस भी पर्वत पर ज्वालामुखी की घटनाएं ज्यादा होगी तो वहां पर भूकंप की घटनाएं नाम मात्र होगी, लेकिन वो क्या होगा, नाम मात्र की होगी। तो यहां पे देखिए क्या मिला आपको, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। ठीक, पूछा जाता है किस देश में है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, अर्जेंटीना में है ये। कहां पे है, तो अर्जेंटीना में है ये। ठीक, तो कैसा पर्वत है आपका, तो उत्तर क्या होगा आपका ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जाता है ये। वर्तमान समय में देखा जाए तो यहां पे अब ज्वालामुखी का उद्गार अब नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। तो एक तरह से कैसा आपका ये सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में है। कई लोग हैं भूगोल वेता इसको मृत ज्वालामुखी भी कह दिए हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो कल्डेरा है, तो कल्डेरा कैसा रूप ले लिया है, झील का रूप ले लिया है ये, ठीक है ना। कैसा ले लिया है, झील का रूप ले लिया है। ठीक, कल्डेरा झील, कल्डेरा झील, ओजोस डेल सलाडो। ठीक, ओजोस डेल सलाडो के पास देखें तो यहीं पे देखिए आपको एक और मिलेगा जो कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम अंकांगुआ। देखिएगा मैप में आप लोग,
अंकांगुआ, उसी के साउथ में आइएगा तो क्या मिला आपको, अंकांगुआ, जहां पे सेंटियागो, सेंटियागो के उत्तर में आपका है ये अंकांगुआ। अंकांगुआ, अंकांगुआ की विशेषता क्या है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसा है, मृत ज्वालामुखी की चोटी है ये, और ये है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है ये। कैसी है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी दे रहा है इसका, 6,960 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो और इसी के पास में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो चिली की राजधानी मिल जाएगी आपको, क्या है, सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो। यहां से देखिए एक चीज आता है, क्रेटर की बात आती है ना, बार बार आ रहा है ये। क्रेटर क्या चीज है ये, क्रेटर क्या चीज है? तो ज्वालामुखी जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे इसकी बात आती है, क्रेटर क्या होता है। तो क्रेटर है क्या चीज, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर यानी नाम दिया जाता है। और जब यही क्रेटर का जब मुख धीरे धीरे ब्रॉड होना शुरू हो जाता है तो उसी को कहा जाता है काल्डेरा कहा जाता है। उसी क्या नाम दिया गया है, काल्डेरा कहा गया है। काल्डेरा की बात करें तो काल्डेरा एक पर्वत के रूप में आता है, पश्चिमी काल्डेरा, पूर्वी काल्डेरा, है ना, वैसा भी आता है। जैसे कि इस तरह का एक वर्ड आएगा यहाँ पे, एंडीज के पास। तो एंडीज के पास है क्या, जहां पे देखिए वेनेजुएला है और जहां पे कोलंबिया है। यहाँ पे इतना ज्यादा ब्रॉड है इसका पार्ट, एटलस में देखिएगा बिल्कुल, एक पूरब की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है, दो शाखाओं में बटी हुई है आपका ये, है ना। ये जो पर्वत है इस तरह से देखें तो ऐसे आपका है कि एक ऐसे इस तरह से है और दूसरी यानी शाखा आपका ये है, कोलंबिया में दो भागों में से बटा हुआ है ये। और इसी कोलंबिया का जो बीच वाला पार्ट है इसी को काल्डेरा कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया, काल्डेरा। और इसी काल्डेरा में जो मैगडानॉल जो नदी थी वो काफी महत्वपूर्ण है कि इसी एरिया से क्या है, मैगडानॉल जो नदी घाटी है वो यानी प्रवाहित हो रही है। ठीक, मैगडानॉल जो नदी घाटी है ये काफी महत्वपूर्ण है ना, कि कोलंबिया जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है ये। तो मैगडानॉल जो नदी घाटी है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर क्या होगा, कहवा उत्पादन के लिए ये जाना जाता है ये। ठीक, तो मैगडानॉल जो नदी है आपकी वो यहीं से होकर के प्रवाहित हो रही है। और इसी के आधार पे जो उत्तर की तरफ जाते हैं हम लोग, जहां पे देखिए आपका है ये गल्फ ऑफ ड्रेने, ड्रेने की खाड़ी जो है, उसी ड्रेने की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर रही थी ये। ठीक है ना, कल इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ड्रेने की खाड़ी से रिलेटेड। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एंडीज से संबंधित हो गई है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, उत्तर में दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, काल्डेरा कहलाता है। और उसी काल्डेरा में कौन सी नदी यानी होकर के प्रवाहित हो रही है, मैगडानॉल नदी घाटी यानी ये पाई जाती है। मैगडानॉल नदी घाटी क्यों प्रसिद्ध है, तो उत्तर क्या होगा, कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद और साउथ की तरफ आते हैं तो इक्वेटर लाइन मिल जाती है आपको। और इक्वेटर लाइन पे ही देखें तो एक आपकी राजधानी स्थित है क्योटो। किसकी राजधानी है, इक्वाडोर की है।
और जहाँ पे क्योटो है, क्योटो के ही थोड़ा सा निकट साउथ में देखें तो वहाँ पे आपको कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी मिल जाती है। कोटापैक्सी के और साउथ चलते हैं तो चिम्बारेजो ज्वालामुखी है। चिम्बोरेजा कैसा आपका मृत ज्वालामुखी है। चिम्बारेजो के और साउथ चलते हैं तो मिष्टी ज्वालामुखी मिलती है। मिष्टी कैसा आपका है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मिष्टी के ठीक पूरब में चलेंगे तो टीटीकाका झील मिलता है आपको। और इसके और साउथ में आते हैं तो वहाँ पे आपको ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी मिल रहा है। और ओजोस डेल सलाडो ये कैसा आपका है, भूगोलवेताओं का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कि जो क्रेटर है, क्रेटर झील का निर्माण हो गया इसलिए मृत ज्वालामुखी है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपका ये सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में है ये। ठीक, तो अब इसके और साउथ चलते हैं तो यहीं पे सबसे ऊंची चोटी मिलती है, अंकांगुआ मिलती है। अंकांगुआ के ठीक यानी पश्चिम की तरफ सैंटियागो जो कि चिली की राजधानी आपकी ये स्थित है। तो इसको यहाँ तक हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं एंडीज पर्वत, हेडिंग डालिएगा एंडीज पर्वत। चलोगे, चलिए। इसके बाद देखिए एंडीज के बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ का एक सबसे जो प्रमुख पठार पाए जाते हैं उन पठारों के बारे में पढ़ लेते हैं ये, ठीक है ना। तो इसी में देखिए एक पठार आपका बोल्विया का पठार है। कौन सा है, बोल्विया का पठार। बोल्विया नाम का देश भी है ना, बोल्विया नाम का देश भी है आपका। पेरू, पेरू के ठीक पूरब में बोल्विया आपको मिल जाएगा ये। तो इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा आपका, बोल्विया के अंतर्गत ही आ जाएगा ये, है ना। तो इधर आपका देखिए जो पेरू है, पेरू के इधर आपका बोल्विया। बोल्विया का पठार। बोल्विया की राजधानी लापाज। बोल्विया ने अपनी राजधानी परिवर्तन भी किया था। पहले इसकी क्या थी, सुक्रे, है ना। तो सुक्रे से कहां किया था, लापाज, है ना। तो इसकी राजधानी है लापाज, लापाज। एक होता है टोपाज, ठीक, एक होता है टोपाज और एक होता है लापाज। टोपाज क्या है, धातु है, हार्डनेस जिसका यानी ब्लेड बनाया जाता है। टोपाज ब्लेड जो बनाई जाती है, ठीक। तो किसी चीज को काटने उठने के लिए प्रयोग किया जाता है टोपाज। तो उसी से याद कर सकते हैं लापाज, टोपाज, लापाज, टोपाज, ठीक। दूसरी राजधानी क्या थी इसकी, सुक्रे। दूसरी राजधानी क्या है, सुक्रे, हाँ सुक्रे पहले थी, है ना। तो सुक्रे से इसने राजधानी अपनी परिवर्तन किया है। ये क्यों किया था, आंतरिक गृह युद्ध हो गया था। अब आंतरिक गृह युद्ध क्यों होता है कि जब वहां की सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को जब पूर्ति करने में असमर्थ होती है तब उस देश में क्या होता है, गृह युद्ध यानी छिड़ जाता है ना। गृह युद्ध क्यों छिड़ता है, जब कहीं पर भी सरकार असफल हो जाए और वहाँ की जो आंतरिक समस्या है, मूलभूत समस्या, और वो मूलभूत समस्या का सॉल्यूशन ना हो पाए। मूलभूत समस्या क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो रोटी मतलब यहाँ पे जल की समस्या, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जल की सबसे ज्यादा समस्या थी कि वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे है कि पानी वहां पे आ ही नहीं पाता था। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या, जैसे अपने यहाँ देखा जाए रेल नील घोटाला हुआ था, रेल नील घोटाला, है ना, रेल नील घोटाला। तो जो आपका ये जो बोतल का जो पानी आता है, ठीक, तो ये बोतल का पानी का है बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग किया जाता था। याद होगा कि आज से 4-5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है कि यही बोतल है कि आपको यानी 40-40, 50-50, 60-60 रुपए के यानी गर्मियों में बिकते थे। और आज प्रेजेंट टाइम में देखिए क्या है, 5 रुपए में आसानी से बोतल आप भर सकते हैं। हर रेलवे स्टेशन पे सुविधाएं कर दी गई है सारी चीज़ें। या ये कह दिया गया है कि उसकी जो
मैक्सिमम प्राइस जो होगी 20 से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कदापि नहीं है। भले नहीं, तुरंत आप फ़ोन करिए, आपके पास राइट है, कोई करके देखिए सही। ठीक है, 40 कहीं नहीं है इसमें, है ना, 20 ही है पूरा टोटल, है ना। इस पर यानी बिल्कुल डर उनके अंदर रह गया, हो गया है इस पर, उससे ज़्यादा कहीं नहीं है। ये अलग बात है कि इक्का दुक्का कहीं पर शॉर्टेज होने की वजह से, है ना, कि इसके पास बोतल नहीं, एक आध है और उसको सोचता है कि हाँ चलो मजबूरी का फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन अगर आप अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य हैं तो आप 20 रुपये देकर उसको ले सकते हैं। ये आपका एक मूल अधिकार हो जाता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर अंकुश लगा दिया है आपका ये। अरे आरपीएफ होते हैं वहाँ पे सब चीज़ें, है ना, आरपीएफ होते हैं हर रेलवे में आपका वो कर दिया गया है। कोई भी इस तरह से कर रहा है तुरंत आप करिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मजबूरी का फ़ायदा कोई अब उठा नहीं सकता है ये चीज़ें। ठीक, बस क्या है, अधिकारों के प्रति यानी चैतन्यता रहनी चाहिए। ठीक, तो अब वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो जल की समस्या थी इतना ज़्यादा था कि लोग क्या करते हैं कि जल का काफ़ी तेज़ी से सप्लाई करके उसका ब्लैक मेलिंग करते थे। अभी आप देखिए हरियाणा में इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा है। हरियाणा का जो दक्षिण वाला पार्ट है, गुड़गांव फरीदाबाद वाला एरिया, जहाँ पे पलवल वाला एरिया है ना, पलवल नया जिला भी बन गया है, वो गंगा नदी, सॉरी यमुना नदी के ठीक यानी पश्चिम में आपका ये। ठीक, तो उस एरिया में भी देखिए इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि वाटर वहाँ का सैलिनिटी ज़्यादा है, खारापन है वो, और इतनी ज़्यादा समस्या है कि वहाँ पे ना तो बोर की है ना तो कुछ है, आज भी है टैंकर भर भर के जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। है क्या चीज़? हाँ, उसके बॉर्डर पे है आपका वो पूरा भरतपुर वाला जो एरिया है, ये इधर आपका नोएडा वाला एरिया है, उसके साथ बिल्कुल लग जाता है वो। हाँ, ठीक, हाँ। तो इस तरह से वहाँ पे खारापन इतना ज़्यादा है। तो ऐसा अगर देखिए वहाँ की सरकार अगर लोगों को पानी नहीं से उपलब्ध करा पाए तो क्या होगा। महानगर है वो भी फरीदाबाद में, ठीक है ना, महानगर वो भी है, तो श्योर है वहाँ पर भी समस्या यानी ज़्यादा विकराल हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि टैंकर यानी फ्री में यानी इसका वो प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, लोग ले जाते हैं अपना टंकियों के ऐसा भर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं सारा चीज़। ठीक, लेकिन कभी अगर ना पहुँच पाए तब क्या होगा। यही चीज़ यहाँ के साथ थी यानी बोलबिया के साथ था ये, कि लोगों का नाजायज फायदा उठाना। सरकार है राजस्व के लिए कुछ चीज और ना करके बल्कि क्या टैक्स ज्यादा बढ़ा दे रही थी, और टैक्स बताई वाटर पे बढ़ा दिया। अब जो सबसे मूल चीज है जिसे कहते हैं रोटी, और रोटी से भी सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद तब जब क्या आता है का जल आता है, ये है ना, कि ऑक्सीजन के बिना तो यानी देखा जाए तो 2 मिनट भी जीना मुश्किल है, और जल है तो 1-2 दिन तो चलिए चल सकता है, रोटी है 10-15 दिन भी चल जाएगा, है ना। तो यानी इस तरह से ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, हो जाती है जल, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जल की समस्या, और उसी जल की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने गृहयुद्ध यहाँ पे छेड़ा जनता ने, और अंततः इनको क्या हुआ कि अपनी जो राजधानी थी यहाँ से लापाज स्थानांतरित करनी पड़ गई है। और जब देखिए सुक्रे थी वो, तो सुक्रे एक समय था जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हुआ करती थी, वक्त की बात है। लेकिन जब लापाज किया गया तब इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, क्योटो ने तोड़ दिया। तो क्योटो इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जा रही है, ये सब चीजें। ठीक, अब यहीं पर देखें हम लोग तो एक आपको झील मिलती है, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, हालांकि समानता देखा जाए जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। और किस हिसाब से गिरावट आती है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो
कितना था 960 है ना, ये था। लेकिन औसत देखे तो और कम ही आएगा, 4000 हो सकता, 5000 आ जाए। बोल्विया कुछ ना कुछ तो होगा, तो 4-5 हज़ार के आसपास ही होगा वो। तो इस बेस पे देखें तो कितना हो रहा है टेम्परेचर, यानी 6 चौके 24 डिग्री सेल्सियस यानी नीचे गिर जाना है, 24-25 डिग्री यानी नीचे गिर जाना। तो सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पे तापमान में गिरावट आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जल यानी जमने नहीं पाता है। और जब जमने नहीं पाता है तो परिणाम क्या हो जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है ये, है ना। वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची स्थित झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो क्या उत्तर बताएंगे? टीसो सिगुरु झील। टीसो सिगुरु झील जो कि कहाँ पर है आपका, ये है चाइना, हिमालय पर्वत वाला जो एरिया, ठीक है, वहां पे पाया जाता है। लेकिन उसका जल क्या हो जाता है, जम जा रहा है क्योंकि हाई लेटीट्यूड, दूसरा ऊंचा लेटीट्यूड, और दूसरा क्या है ऊंचाई, तो दोनों वहां पे आ जा रहा है। ये आपका इक्वेटर के नजदीक आ जा रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसलिए इसका जल जमने नहीं पाता है ये, ठीक। अब देखिए जहां पे ये झील है, इसी के पूरब में एक झील और मिलेगा आपको, मिला देखिए, पोपो झील। इसी के पूरब में, दक्षिण पूरब में, थोड़ा सा दक्षिण पूरब की तरफ आइएगा, जहां पे टिटिकाका है उसी के निकट थोड़ा दक्षिण पूरब में पोपो झील। पोपो लेक, लिम्पोपो सही कह रहे है ना, पोपो लिम्पो है, पीओ पीओ करके दिया हुआ है इसमें स्पेलिंग, है ना, पोपो है ना, वही दिया है, ठीक। तो पोपो झील है ना, तो पूपो करके लिखा होगा, पीयू करके, है ना, पूपो भी दिया है, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 झीलें हैं ये, ठीक। बोल्विया के पठार पे आपकी 2 झीलें पाई जा रही है, एक आपका ये टिटिकाका झील और दूसरा क्या आपका पोपो झील आपका ये। अब जो बोल्विया का जो पठार है, ये एक खनिज के संसाधन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और वो क्वेश्चन आपका वही आता है कि किसके खनिज का भंडार यहाँ पर पाया जाता है, उत्तर क्या बताएंगे? टिन का उत्पादन, ठीक है ना, इसका उत्पादन है, टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा यानी ये करता है ये, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ये टिन के लिए ही जाना जाता है। ठीक। अब देखिए जो ये पोपो झील है उसके नीचे आपके साउथ में आइएगा, पोपो झील के और साउथ में, तो एक आपको लाइन देखिए जो गुजर रही है, मकर रेखा, पोपो झील के साउथ में देखिएगा ऐसे जा रही है, मकर रेखा ऐसे गुजर रही है, मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए जो मकर रेखा है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि विश्व के जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे पाए जा रहे हैं। विश्व के जितने भी मरुस्थल यानी यहीं पे आपको मिलेंगे आपको ये। और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कि पश्चिमी भाग में बात आ जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। क्या कारण है कि पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं? एक तो ठंडी जलधारा और दूसरा क्या हो जाएगा? ठंडी जलधारा एक तो हो जा रहा है ये, और दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है? हवाएं, सनातनीय चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। कौन सी हवा चलेगी यहाँ पे? मतलब देखिए क्या आपका एक आधार बना रहा है, क्लाइमेट का ही पूरा का पूरा चल रहा है ये। भाई देखिए भूमध्य रेखा इस तरह से है, 30-35 आपकी ये है,
ये आपकी हाई प्रेशर बेल्ट हो गई, और ये हवाएं कैसे चली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली। किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। हवा किधर मुड़ेगी फेरर के नियम के अनुसार, राइट या लेफ्ट, तो उत्तर क्या होगा लेफ्ट। राइट इसका ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो हवाओं का देखिए हो गया। कौन सी हवा है ये, व्यापारिक हवा है। कौन सी है, व्यापारिक। किस गोलार्ध की है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा, या इसी को पूर्वा हवा भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही है। व्यापारिक हवाओं को ही पूर्वा हवा कहा जाता है। और जो पूर्वा हवा होती है वो क्या करती है, पूर्वी क्षेत्र में तो वर्षा कर देती है, जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो आर्द्रता कम होती चली जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, पूरब में कि पश्चिम में, तो उत्तर क्या हो जाएगा पश्चिम में आपका से। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, इस तरह से जब आप एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा ये, ठीक ना। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब इस तरह से आप इसको हर जगह पे इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे कि आटाकामा मरुस्थल का विकास पूरब में क्यों नहीं हो पाया, पश्चिम में ही क्यों हुआ, है ना। तो ये पूर्वा जो हवाएं जो होती हैं ये सबसे बड़ा ये कारण बनाती है ये। अब यहाँ पे देखिए जो मरुस्थल पाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी बता रहे हैं, उसका दूसरा कारण है। यहाँ पे जो मरुस्थल का जो विकास है उस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, आटाकामा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आटा कम होता है। नहीं, जाहिर सी बात है जब मरुस्थल होगा तो आटा कम ही तो होगा, जब गेहूं होगा ही नहीं तो आटा कम ही होगा, तो जाहिर सी बात है आटाकामा मरुस्थल होना स्वाभाविक है आपका ये। तो इसी के पूरब में देखें, ये क्या नाम है, पोपो झील के दक्षिण पश्चिम की तरफ, वहां पे आपको आटाकामा मरुस्थल दिखाई दिया। आटाकामा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है ये, उष्ण मरुस्थल है। कैसा है, उष्ण मरुस्थल है। अच्छा, कभी कभी होता है आसान भी चीजें होती हैं जल्दीबाजी में गलत हो जाती है ना। कैसा है, उष्ण मरुस्थल है ये। इसी स्थान पे देखिएगा, एक स्थान मिलेगा आपको, अरिका मिलेगा, मानचित्र में देखिएगा अरिका, हाँ मिल गया अरिका। ये मकर रेखा के थोड़ा सा उत्तर की तरफ चलेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको अरिका। ये उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अरिका। विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, अल अजीजिया, है ना। क्या है, अल अजीजिया। अल अजीजिया का रिकॉर्ड किसने तोड़ा अभी हाल ही में, अल अजीजिया का जो रिकॉर्ड है अभी हाल ही में किसने तोड़ा है कि यहाँ के भी तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो मृत्यु घाटी किसने तोड़ा है, डेथ वैली ने तोड़ा है। कहाँ पे, यूएसए में। हर चीज पे जानते रहिएगा, ठीक है ना। कोई अगर अल्जीजिया बताता है तो आप उससे एक कदम और आगे बढ़ाइए, है ना, कि ये आपका पुराना है, लेटेस्ट घटना कुछ और है अभी ये, कि इसी का जो रिकॉर्ड है डेथ वैली ने तोड़ दिया है। ये डेथ वैली किस पठार पर स्थित है, कोलोराडो पठार पर। किस पे है, कोलोराडो पठार पर ये स्थित है ये, ठीक। अरिका जो है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है ये, है ना, इसलिए है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान।
हाँ, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान भी पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल क्षेत्र, तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये किसके लिए जाना जाता है? तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर बात आती है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? चुक्की कमाटा, है ना। तो आटाकामा, चुक्की कमाटा, चक्की कम आटा, है ना। तो मतलब देखिए, जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो चक्की में आटा क्या होगा? कम ही तो होगा, है। चक्की में आटा कम ही होगा, तो चुक्की कमाटा, उसी से याद कर लीजिएगा। तो यहीं पर आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा विशाल तांबे की जो खान पाई जाती है, चुक्की कमाटा, किस मरुस्थलीय क्षेत्र में है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? आटाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र में आपका ये स्थित है, आपका ये। चिली का आटा, जो अरिका क्षेत्र है आपका है ना, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए जाना जाता है ये। उर्वरक, उर्वरक यानी खाद, फर्टिलाइजर। फिर बात आता है नाइट्रोजन उर्वरक है क्या चीज? तो हम लोग पढ़ते हैं एनपीके। हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं एनपीके। एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, और एन होता है सोडियम। पी का मतलब क्या होता है? फास्फोरस। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। के का मतलब क्या होगा? पोटेशियम। या गांव की भाषा में कहें, जो यूरिया होता है वही आपका नाइट्रोजन है। वो जो यूरिया हुआ वो क्या आपका? नाइट्रोजन, है ना। तो जो दलहनी फसल होती है, तो दलहनी फसल में देखिए क्या होगा आपका? राइजोबियम नाम का जो जीव पाया जाता है, वो क्या करता है? प्राकृतिक रूप से खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक का यानी वो तब्दील कर देता है उसको, वो, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो उर्वरक है आपके दो प्रकार के हो गए, एक हो गया रासायनिक और एक क्या हो गया आपका? प्राकृतिक। तो राइजोबियम जो होता है वो क्या होगा आपका? प्राकृतिक है आपका, वो क्या करता है? प्राकृतिक। लेकिन है क्या चीज? किसान है धीरे धीरे अब वो भी अब क्या होता चला जा रहा है? सेल्फिश होता चला जा रहा है। कह रहे हैं अब ज़्यादा उदारता अगर हम लोग दिखाएंगे तो हम लोगों के बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे, हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, है ना। कि अगर दूसरा व्यक्ति है उनके साथ है घात कर रहा है, वो उसको यानी अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है, तो हम क्यों ना बढ़ाए। यहाँ पे अब कंपटीशन की भावना आ रही है, सब चीज़ें। यानी अब उनके अंदर धीरे धीरे जो एक मोह माया थी, एक जो लगाव था, अब क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। तो वो भी लोग क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का भरपूर यानी उत्पादन कर रहे हैं, यानी उसका प्रयोग कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इसी नाइट्रोजन का प्रयोग करते करते जो पंजाब था वो क्या हो रहा है? अमीर बनता चला गया। हरियाणा था काफ़ी ज़्यादा यानी आगे निकल गया, और हम लोग यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल के लोग बस यही सोचते रह गए कि नहीं, ऐसा है कि बस हम लोग किसके यानी पढ़ें, यानी खाद का नॉर्मल यूज करें, और इस तरह से यानी एक लोगों को प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। ये जब देख रहे हैं कि हर कोई इस तरह से कर रहा है,
तो अंततः क्या होगा, हमारी उत्पादकता कम होती चली जाएगी। तो इस वजह से इधर के 8-10 सालों या 15 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के भी किसानों ने क्या किया, नाइट्रोजन खाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना शुरू कर दिया। और जब ये समस्याएं आई तो लोगों के साथ क्या, गठिया की समस्या, शुगर की समस्या, ये सब और ज़्यादा बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो है राज्य आपका, यही तो है आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन आता है ना कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कौन, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्पादकता भले ही किसकी ज़्यादा हो, पंजाब की हो, लेकिन उत्पादन यही करता है, ठीक। और जब सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा तो सबसे ज़्यादा लोग खाएंगे भी लोग इसी को। और जब ज़्यादा लोग खाएंगे तो क्या होगा, जब यानी पहले देखे यूरिया का कम खपत करता था तो उतना ज़्यादा कुपोषण नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से प्रचलन होता चला गया ये सब चीज़ें। तो बात आ रही है यहाँ पे नाइट्रोजन खाद से रिलेटेड। तो नाइट्रोजन में देखा जाए तो अरिका जो देखें तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन उत्पादन के लिए काफ़ी यानी विश्व प्रसिद्ध है, कि सबसे ज़्यादा ये उत्पादन भी आपका ये कर रहा है, एरिका नाम का इससे, है ना। अब बात आती है कि क्यों ऐसा कर रहा है ये। तो यहीं पर एक एल्बाट्रॉस पक्षी पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। एल्बाट्रॉस पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका है ये अल्बा, हाँ ठीक। अल्बाट्रॉस जो पक्षी है जो वर्तमान समय में विलुप्त होने के कगार पर आ रहा है ये, है ना। इसके बीट से, है ना, इसके बीट से क्या हो रहा है, यही नाइट्रोजन यानी उर्वरक यानी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो ये जो पक्षी जो पाए जा रहे हैं कहाँ पे हैं, दक्षिणी महासागर है यहाँ पाया जाता है, और प्रशांत महासागर है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब चूंकि जो अरिका है देखिए प्रशांत महासागर से बिल्कुल टच कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा अल्बाट्रॉस पक्षियों का ये पूरा का पूरा बृहद रूप से यानी पाया जाना। और जब ज़्यादा मात्रा में जब पाए जाएंगे ये, तो यहाँ पर क्या होगा, बीट काफ़ी ज़्यादा होंगे इनके, और जब बीट ज़्यादा होंगे तो परिणाम क्या होगा कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा ही। तो प्रकृति के लिए हमारे लिए क्या ये अनुकूल हैं ये, है ना। चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि अधिक तापमान होने की वजह से, शुष्कतम होने की वजह से ये क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हो रहे हैं ये, ठीक। तो इतना पॉइंट पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिखिएगा बोलबिया का पट्टा,